बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। दोस्तों, ये एक सीरीज है जिसके अब पहला प्रोग्राम हम कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब के साथ कर रहे हैं। इसको बेसिकली इसका मकसद ये है कि कौम के सामने उन अपने गाजियों और उन फौजियों की कहानियां उनकी ज़बानी बयान करना जो उन्होंने 1971 की जंग में देखी, उनके महसूसात, उनके एहसासात। उन्होंने आज रिटायरमेंट के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो अपनी उस जिंदगी के उस एक बड़े अहम इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं, इस पे बात करेंगे। दोबारा इस कौम को बताना चाहता हूँ कि बड़ा मुंह टेढ़ा करके हमारे यहाँ पे कुछ सियासतदान ये तो बोल देते हैं कि 90,000 फौजी जो है POW बने, जबकि हकीकत ये है, और ये हकीकत आप मेरी जबान से ना सुने, आप इंडियन राइटर्स की अगर किताबें पढ़ें तो आपको वाज़ेह होगा कि पूरे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इतना वो पुरअमन एरिया था, आपको पता है कि 65 की वॉर के अंदर वहां पे कुछ नहीं हुआ। 71 में भी हम ये तस्वर नहीं कर रहे थे कि वहां पे कुछ इस तरह होगा, लेकिन दुश्मन बड़ा अय्यारो मक्कार था और उसने जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान बनने के बाद से ही करना शुरू कर दिया था, उसके बाद ये डिबैकल हुआ। उस वक्त जब ये 71 की वॉर चल रही थी, 1970 तक एक डिवीजन आर्मी यानी कि 2 ब्रिगेड्स जो हैं आर्मी के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डिप्यूट थे, क्योंकि पुरअमन था, जरूरत ही नहीं थी फौज की इतनी। वो भी इसलिए रखी हुई थी कि अगर कोई मामला होता है तो उसको यहाँ से कवर किया जा सके। इसी तरीके से हमारी पाकिस्तान नेवी की 10 गन बोट्स थी जो आपको बताती हैं कि थ्रेट परसेप्शन हमारा क्या था। हम किसी किस्म की पुरअमन आबादी थी, वहां की मोहब्बत करने वाली आबादी थी, और पाकिस्तान बनने में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद भी ढाका में ही रखी गई थी। इसी तरीके से एक स्क्वाड्रन हमारा जो सेबर्स का जो है PF का, जब ये हॉस्टिलिटीज शुरू हुई तो 2 डिवीजन आर्मी हमने भिजवाई, लेकिन आप जानते हैं कि गंगा का एक जो है मामला जो है एक ड्रामा रचाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी जहाजों को इंडियन एयर स्पेस जो है इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से दूसरी तरफ नेवी की तरफ से इंडिया का बड़ा सख्त ब्लॉकेज हो गया था, वो डिप्यूटेड था वहां पे। PIA के जहाजों में हमारे फौजी जो हैं पहले जाते थे श्रीलंका और श्रीलंका से ईस्ट पाकिस्तान जाते थे, और इसी वजह से जो हमने जल्दी में 2 डिवीजन आर्मी वहां पे भिजवाई, वो भी अपने टैंक्स और हैवी वेपन्स के बगैर थी। यानी कि वो आप कह लें कि एक इन्फेंट्री की तरह के वो सोल्जर्स थे, विदाउट टैंक्स और विदाउट हैवी गन्स जो वहां पे थे। और इसके बावजूद जिस तरीके से हमारी फौज, हमारी अफवाज ने वहां पे जंग की, जबकि आप डबल एनवेलपमेंट यानी कि चारों तरफ से आप जानते हैं कि इंडियन टेरिटरी में गिरे हुए थे, और उन्होंने आपके एक फौजी के मुकाबले के अंदर 10 फौजी रखे हुए थे, 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ थी, उनके पूरी ईस्टर्न कमांड लगी हुई थी, उनके पूरी ईस्टर्न एयर कमांड लगी हुई थी, उनकी पूरी जो ईस्टर्न नेवल कमांड लगी हुई थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे फौजी लड़े, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, और जिन हालात में उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द और जेनेवा कन्वेंशन जैसे मुआहदे और इंटरनेशनल कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे फौजियों को ट्रीट किया, वो भी तारीख बयान करेगी जब हम अपने इन पॉलिटिकल बाइसेस से बाहर निकलेंगे, जब हम आजाद ख्याल होंगे और जब हम चीजों को देखेंगे जिस तरह वो हुई। इसी मकसद को लेते हुए दास्तान मुजाहिद सीरीज की ये पहली एपिसोड है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दास्तान मुजाहिद। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम बिलाल, खैरियत से आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा पहला सवाल ये है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और ये बताइए कि आप जब ये 71 की वॉर हुई तो उस वक्त आप कहाँ पे डिप्लॉयड थे, कहाँ पे आप पोस्टेड थे? बहुत शुक्रिया बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन किया कैडेट 1965 में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुरुआत अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि 6 सितंबर 1965 को जब जंग शुरू हुई है, उस वक्त मुझे परवाना मिला ISSB क्वाड से कि आप सेलेक्ट हो गए, और उसके फौरन बाद फिर नेवल एकेडमी ज्वाइन की। 69 में मुझे कमीशन मिला, और 69 के बाद नए यंग सब लेफ्टिनेंट जहाजों की आपकी नौकरी शुरू हो जाती है, तो मेरी पोस्टिंग हो गई उस जहाज पर जो बाद में डिप्लॉय हुआ ईस्ट पाकिस्तान में जाके, PNS बदर बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था। तो हम जब ये हालात बिगड़ने शुरू हुए, ये जरूरी है नाजरीन को बताना कि 1971 के हालात डेवलप कब शुरू हो गए थे। ये 1 साल पहले, तकरीबन 1.25 साल पहले, कि मानिक शाह का और इंदिरा गांधी का एक मीटिंग हुई थी डिफेंस के सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर
टू प्रिपेयर, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा। तो उस वक्त उस तमाम बैकग्राउंड को समझते हुए उन्होंने कहा इट विल टेक 1 ईयर। सो दैट ये गुफ्तगू है दिसंबर 1970 की, तकरीबन वही टाइम था जब हम मेरी कमीशन हुई दिसंबर 69 में, और उसके बाद जहाज पर आ गए। तो ये दिसंबर 1 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर आप हालात देखें, पॉलिटिकल हालात देखें, और जो डेवलपमेंट्स हुई, जो वेरियस अखबारों में भी रिपोर्ट हुई, हम किस तरीके से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जिस दंगे का आपने जिक्र किया, तदरीज बहुत सारे इवेंट्स होते चले गए फ्रॉम 70 to 71, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने पूरा अपना जाल बिछाया। और फिर आपको याद होगा कि एक बहुत ही इमरजेंसी किस्म की उन्होंने बैरूनी ममालिक का दौरा किया, 5-6 बड़े बड़े कैपिटल विजिट किए, और उनके वो अब तो वीडियो भी आपने देखे होंगे, टीवी पे आते रहते हैं। और वहां पर हर जगह उसने जाके ये मैसेज क्लियर किया कि देखें ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हमारे लिए मुश्किल बन रही है। और उन्होंने उसके तहत जो उन्होंने अपने मुक्ति बाहिनी इन्फिल्ट्रेट किए थे, और जो कुछ हुआ फिर 23 मार्च 1971 को हम पहुंच चुके थे, जहाज हमारा मैं पहुंच चुका था एट दैट टाइम। तो मिलिट्री एक्शन हुआ against these atrocities that were being committed by the Mukti Bahinis or infiltrators। जगह जगह पर वो बम ब्लास्ट हो रहे थे, किलिंग्स हो रही थी, एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मार्च तक। तो फिर मार्च में 23 मार्च को फिर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वी विल गो फॉर मिलिट्री एक्शन। तो मिलिट्री एक्शन का फिर ये हुआ, जबकि पॉलिटिकल जो उसकी कॉनोटेशन थी उसको उन्होंने बालातार रखा। क्यों रखा ये अलग सब्जेक्ट होगा, लेकिन डिसाइड ये किया गया कि जी, जबकि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे थे जो एडवाइस कर रहे थे कि नहीं इसको पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए, लेकिन जो अंडर करंट्स थे पॉलिटिकल एरिना में पाकिस्तान के, जो लीडिंग आपके पॉलिटिशियंस थे, भुट्टो साहब, उधर मुजीबुर रहमान, बाकी दूसरे और जो उनके कॉलीग्स थे वेरियस पार्टीज के, उन सब में ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया कि जी इसको बैठ के पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। खासतौर पे जब मुजीबुर रहमान को अगरतला केस में जब उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भुट्टो साहब उनके साथ मीटिंग हुई, तो ये तय हो गया था। और ये बड़ा फेमस जुमला होगा आपका, जो सुना होगा आपने, कि इधर तुम इधर हम, and that was the dividing line that had already been laid। एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पहलू था, वो था स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस। हमारे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट थी वहां पर वो नॉर्मल थी, जैसे कि 65 वॉर में भी हमने देखा वहां कोई खास एक्शन नहीं हुआ था, उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ थी। नेवी के मैं बता दूं कि नेवी की 4 गन बोटें थी और कुछ दूसरे स्मॉल यूनिट्स थे जो चिटगांग में हुआ करते थे। लेकिन जब ये 1 साल जो गुजर रहा था जिसमें ये हॉस्टिलिटीज नजर आ रही थी, तो उसमें जैसे आर्मी ने भी यहाँ से मजीद को भेजी, नेवी ने भी कुछ रिक्रूटमेंट्स की और मरीन्स की शक्ल में उनको वहां भेजा गया कि जाए वो मुख्तलिफ शहरों में लाइक ढाका, तीतुमीर और इन जगहों पर उन्होंने अपने छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किए ताकि वो वहां से ऑपरेट कर सके। तो ये तासुर बहुत ही गलत है कि 90,000 कैदियों ने जंगी कैदी बने। जो टोटल आई थिंक सारी तीनों फोर्सेस को मिला के कोई 32-33,000 बनते थे जो टोटल जिन्होंने आम हमारी अफवाज की तादाद। एयरफोर्स एक स्क्वाड्रन जैसे आपने जिक्र किया वो बहुत जल्दी उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो देयर वाज नो एयर कवर। उसके बावजूद आर्मी ने काफी क्या कहते हैं एक सोचे समझे स्ट्रैटेजी और प्लान के तहत बड़ा इफेक्टिवली ऑपरेट किया। जो उनकी काबिलियत थी, जो उनकी बहादुरी थी, जो उनका वैलर था, वो उन्होंने दिखाया। और उन तमाम ऑड्स के बावजूद उन्होंने एक डिफाई किया, इतना इजी वॉक ओवर नहीं मिल सका इंडिया को, उन्होंने करना पड़ा। जहां तक नेवी का सवाल है, नेवी ने डिसाइड किया कि जी उसको सीवर डिफेंस के लिए सबमरीन को भेजेंगे। तो हमारी जो गाजी सबमरीन थी बड़ी वाली, उसको भेजा गया वैलेंटाइन। अगेन ये बात देखिए, जो नेवल लीडरशिप को मैं हमेशा इसलिए देता हूँ मिलिट्री लीडरशिप को, कि जो उनके
कैपेबिलिटीज थी उनका बर वक्त इस्तेमाल करना इस बात का मजहर है कि इनकी जो लीडरशिप थी वो इस चीज से आगाह थी कि हमारी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं और हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। पॉलिटिकल जो खामियां थी, गलतियां थी जिनका आपने जिक्र किया, वो उनको इससे अलग देखें, लेकिन जहां तक मिलिट्री लीडरशिप का सवाल था, नेवी का और आर्मी का, उन्होंने अपने फौज को, अपने यूनिट्स को कुमक पहुंचाने के लिए जो प्लान किया था, जो डिफेंस के लिए तैयारी की थी, वो इसका अंदाजा था कि अगर जंग होती तो हमारे पास क्या क्या कमजोरियां हैं। तो इसी के तहत गाजी को ईस्ट पाकिस्तान भेजा ताकि समंदर में उसको सीवर डिफेंस मिले, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां ऑपरेट करेगा, दूसरी बड़े जहाज आएंगे तो सबमरीन शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। उनके हमारे पास थी, और जो उससे पहले वाइजैक जो उनका ईस्टर्न विंग का जो कमांड थी, जो उनका हेडक्वार्टर था विशाखापट्टनम, जहां उनकी फ्लीट होती थी, वहां जाके माइनिंग भी करवाई ताकि वो वहां से यूनिट जब निकलेंगे तो उनके लिए एक मुश्किल पैदा हो। तो अनफॉर्चुनेटली गाजी वाज संक बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो वो माइनिंग तो लेकर दी, लेकिन वहां पर आगे डिप्लॉयमेंट के तौर पर नहीं आ सकी। बट उनके लिए दुश्मन के जहन में खौफ तो बैठ गया, और जिसका मैं आपको बड़ा वाज़े अंदाज से कहूं कि जब सरेंडर हुआ है ढाका में, तो नेवल जो यूनिट्स थी, दे कुड नॉट एंटर चिटागोंग, दे डिड नॉट डेयर एंटर दैट, वरना एक बड़े पॉम्प एंड शो के तहत एक विक्टोरियस नेवी की हैसियत से वो उस चिटागोंग हार्बर में दाखिल होते और बाकायदा एक सेरेमनी वहां पर भी होती। लेकिन चूंकि ये गाजी ने माइनिंग करके और एक खौफ तारी कर दिया था कि वो तो चिटागोंग के बाहर भी मुमकिन माइन डाली होगी, तो कई बरस तक, कई सालों तक इंडियन नेवी उस तरफ का रुख नहीं किया जब तक वो माइंस जो ले की गई थी उनकी एक को क्लियरेंस नहीं मिल गई कि हाँ चैनल क्लियर है, अब आप जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था छोटी सी नेवी को, ये एजाज हासिल हो गया कि उनकी सीवर डिफेंस थी वो बड़े सही तरीके से कारामद साहब हुई, और इंडियन नेवी ने वो चीज नहीं हासिल कर सकी जो वो चाह रहे थे। तो ये दिस वाज द सिचुएशन। नाउ भी ये पूरा एक ओवरऑल पिक्चर दे दिया गया आपको ताकि हुआ गया। अब 1971 की जो मुहरकात है जिनकी बिना पर ये चीजें रूनुमा हुई, वो भी बहुत जरूरी है उनको इस पर आगाही देना कि ये एक साल का जो वक्फा था जिसमें मानिक शाह ने तैयारी की इंदिरा गांधी के साथ, इस दौरान पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली और जो दूसरी चीजें थी वो हमने किस तरीके से हैंडल की, और क्यों नहीं इसको उस वक्त रोका गया या उस पर कोई कार्रवाई की गई कि ये डिबेकल ना होता। सर, अब मैं फिर आऊंगा 65 में आप जाते हैं, पहुंचते हैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी के अंदर, पास आउट हो जाते हैं। तो जिस वक्त 71 की वॉर हुई, आपने बताया था कि आप उस वक्त डिप्लॉयड थे एक डिस्ट्रॉयर के ऊपर। तो अब मैं जरा आपकी क्रोनोलॉजी हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आप वहां पे गए कराची से, वहां पे आपने क्या देखा, किस तरीके से देखा, और आपकी वहां पे क्या असेसमेंट थी, जो जज्बात थे हमारे वहां पे नेवल ऑफिसर्स के, जवानों के, वो क्या थे। और फिर 71 की वॉर के अंदर, क्योंकि उस डिप्लॉयमेंट के बाद आप दोबारा आ गए, तो यहाँ पे क्या हालात थे, क्या जज्बात थे, और किस तरीके से आप लोगों के महसूसात थे, वो हम जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 1971 मार्च में जब मिलिट्री एक्शन हुआ, उस वक्त हमारे मेरा जहाज बदर ऑलरेडी डिप्लॉयड वहां पर हो चुका था, बिकॉज वहां पर नेवी की स्ट्रेंथ को एक कुव्वत की जरूरत थी, तो बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर को उन्होंने वहां भेजा था। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद नेवी ने बहुत सारे इकदाम किए थे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और वो कुछ स्पेशल क्राफ्ट थे छोटे, जिसपे आप यूं कहिए कि एक बुफर गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी, कुछ और वेपन्स दे दिए, और वो रिवराइन ऑपरेशंस में बहुत सारी कन्वर्टेड किस्म की गन बोटें इस्तेमाल की जा रही थी। तो हमारे जहाज पर जो हम लोग 5-6 सब लेफ्टिनेंट्स है जो यंग, बिल्कुल, फिर उनको उनमें से निकाल के एक गन बोट की कमांड दी, तुम जाओ खुलना, तुम चले जाओ जस्सोर, तुम जाओ उधर। तो वो इस तरीके से तमाम जो रिवराइन ऑपरेशन थी उसमें उतरा। तो ये जो मुक्ति बाहिनी का जो
प्लान था कि हर जगह जाके वो एम्बुश करते थे। खास तौर पर रिवर के अंदर आप जा रहे हैं या आपको देखेंगे वहां से वो किस तरीके से एक कोने से बैठे हुए एम्बुश किया और उन्होंने आप पर फायरिंग की, गन, हैवी मशीन गन और वेरियस चीजें लगी होती थी। तो वन ऑफ द गन बोट्स जिसकी जो इस तरीके से जाती थी उसको में काफी नुकसान भी होता था, लेकिन देन दे यूज्ड टू क्लियर दैट एरिया। तो ये रिवराइन ऑपरेशन बड़ी सोचे समझे प्लान के तहत अगेंस्ट जो मुक्ति बाहिनी करता रहा जसौर में, खुलना में। और ये भी बताता चलूं कि उस एक्शन के दौरान उनकी गन बोट्स इंडियन जो आती थी उनको ऊपर अटैक भी किया और चंद एक इंडियन नेवी के सेलर, जवान और अफसर्स को बतौर POW अपने बना भी लिया। बिकॉज ये याद रखिए 3 दिसंबर तो जंग जो शुरू हुई है वो तो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी थी ऑलमोस्ट 8-10 महीने पहले। जब हम लोग आवाज में पहुंचे थे उस वक्त फुल फ्लैश्ड वॉर चल रही थी, वेरियस एक्शंस हो रहे थे, कभी एम्बुश होता था, कभी एयर रेड होता था, तो इसी तरह ये चलता रहा। तो मैं ये कहूंगा कि वी वर इनटू द वॉर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हम वहां पहुंचे, और जो एंटी मुक्ति बाहिनी ऑपरेशंस और वो एरियाज को क्लियर करने का सिलसिला जारी था। और ये सिलसिला जारी रहा टिल द टाइम माय शिप वाज देयर। जो हम वहां से सितंबर में यहाँ पहुंच गए और वापस अगस्त के एंड में, वो वेस्ट पाकिस्तान में यहाँ भी तैयारियां हो रही थी कि अब होने वाला है। बट ईस्ट पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट रेडी इनटू द वॉर एंड काफी बहादुरी के साथ जो आर्मी ऑपरेशन थे, इंटरनल जो ढाका का उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया हुआ था, वहां पर उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो वेरियस उन्होंने पॉकेट्स बना के डिफेंसिव पोजीशन ले ली थी इंडियन उसके खिलाफ। बिकॉज जो तादाद थी फौजों की वो इंडियन, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेरियस किताबों में 1:5, 1:7 का से ज्यादा का रेशो था अगेंस्ट द एनिमी। तो ऑफेंसिव बड़ा मुश्किल था उनके खिलाफ, डिफेंसिव ही पॉकेट्स बना के कि हम इनको ये इन जगहों पे नहीं आने देंगे। खास करके जो ढाका कैपिटल था उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक फोर्ट बना के कि जी हम यहीं इसी के अंदर रहते हुए और इनको यहीं से डिफेंड करेंगे और ढाका को फॉल नहीं होने देंगे। सिमिलरली चिटगांव के इलाके में। लेकिन again this was a political decision. I will very proudly say that जो डिफेंसिव प्लान था उसमें कोई कमी नहीं थी, ये पॉलिटिकल डिसीजन था टू सरेंडर। और वो यहाँ से ऑर्डर गया कि आप सरेंडर कर दें, तो रिजल्ट वाज वो जो उनका प्लान था इंडियंस का और हमारे जो मोल्स मिले हुए थे इनके तहत जो एक मायदा हुआ होता उसके तहत वो सरेंडर कर दिया गया। और उसके बाद वो ये पिक्चर सामने आई कि जी 80 लाख या 90 लाख कितने फौजी थे, उसमें सिविलियंस बहुत सारे थे जो वहां पर डिप्लॉयड थे, सारे कुछ उन सबको उन्होंने शामिल करके एक ये पिक्चर पेश कर दी। तो ये तासुब बहुत गलत है कि 90,000 फौजी इन्होंने सरेंडर किया, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं थी हमारी जितने वो बताते हैं। अच्छा सर, इसमें कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो अपनी आंखों से आपने देखा और आपके सामने हुआ? हाँ, 2-3 है जो उस तरह के मैं समझता हूँ आपके जहन नशीन रहेंगे। वन ऑफ द थिंग वाज कि गनबोट के ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से आप एक क्लोज क्वार्टर सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर दुश्मन जो है वो आपके फेस टू फेस है। तो वो एंड देन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ रियली रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। वो एंड मैं बता दूं द फर्स्ट किल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू किल बिकॉज इफ यू डोंट किल देन ही विल किल यू। तो इस तरह के गनबोट के ऊपर वाकयात हुए कि जहां पर आपने रात को एंकर किया हुआ है ताकि दिन में उस पर नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था तो रात में चलना मुश्किल होता था, दिन में देख देख के आप रास्ता निकालते थे। तो जब आप रात में शाम में एंकर कर दें तो फिर वो जो उनके मिसक्रिएंट्स से एंटी
मुक्ति बाहिनी जी ये लोग स्विमिंग करके या किस तरीके से आगे आपके उस पे बोट पे चढ़ते थे और फिर आप अटैक करते थे। तो ये एक था कि वेयर दिस वाज वन ऑफ द वेरी क्लोज सिचुएशन वेयर फर्स्ट टाइम यू केम अंडर द अटैक, और फिर आपको मजबूरन एस क्लोज क्वार्टर सिचुएशन पे फायर करके यू हैड टू किल द फर्स्ट किल जिसे कहा जाए, यू कांट फॉरगेट दैट। तो ये एक था। दूसरा एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ था तकरीबन चिटगांव से वहां जाते हुए ढाका, आगे वाली गन बोट थी, एक और भी गन बोट थी, उसमें किस तरीके से उन्होंने उसको ऊपर एयर रेड आया और वो उस पर एक हमारे साथी थे अपना उनको उसकी कमांड कर रहे थे, उनकी पूरी क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट की बुलेट जो थी वो उनके पेट पे आगे लगी, और वो उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी और उसके साथ उसको अपने पेट को संभाला ऐसे हाथ में, तो सब कुछ निकल के बाहर आ गया। तो और फिर भी गन बोट को अंडर उन्हीं कमांड में वो किनारे ढाका लेके पहुंचे, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो उस वक्त जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया वो ही वॉज बिट फैट, या उनके चर्बी ज्यादा थी। तो एडमिरल शरीफ साहब से जो ईस्ट पाकिस्तान में हमारे सरबराह थे वो उनको वहां देखने के लिए आए, और देखा तो कहने लगे कि आई एम ग्लैड यू डिड नॉट रिड्यूस योरसेल्फ, वरना ये बुलेट्स जो थी तुम्हारे बजाय चर्बी के बजाय तुम्हारे पेट में चली जाती, तो बुलेट जो थी वो चर्बी में रुक गई थी। तो ही इज अलाइव टुडे माशाल्लाह से, ही इज वेल सेट। तो इस तरह के पर्सनल वैलर और पर्सनल जो चीजें हुई है वो बड़ी नुमाया है। मैं समझता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था वो एक मिसाली ऑपरेशन दिया तीनों सर्विसेज ने अपने जो उनके वो थे एबिलिटीज जो थी, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उससे बढ़ चढ़ कर उन्होंने उसमें काम किया। टिल द टाइम, आई विल रिपीट, टिल द टाइम द पॉलिटिकल डिसीजन केम टू सरेंडर। अदरवाइज अगर वो सरेंडर का ऑर्डर नहीं जाता तो ये लोग उसी तरीके से लड़ते रहते। हमारा जहाज जो था वो वापस डिप्लॉयमेंट उनकी खत्म हो गई थी, दूसरा शिप चला गया, हमें वापस भेज दिया गया। तो यहाँ आने के बाद फ्रॉम दैट शिप आई वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर शिप जो कि ऑयल टैंकर था, एंड आई वाज पोस्टेड देयर। और ये जो 3 दिसंबर को जब जंग शुरू हुई है तो मैं उस जहाज पे था। सो आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग देयर, बिकॉज वहां जंग तो शुरू हो चुकी थी, और वहां से फिर जब यहाँ जहाज आ गया तो यहाँ से फिर आई वाज पोस्टेड टू अनदर शिप, एंड देन माय शिप was one of those things that जिस पर मिसाइल लगा आके 7 और 8 दिसंबर की रात को। तो वो अगेन इट्स अ वेरी यूनिक थिंग कि योर शिप वाज हिट विद अ मिसाइल, और हमने उसको फिर जहाज को बचाया, उसमें आग लगी थी सारा कुछ, तो हमारे कुछ सेलर्स शहीद भी हुए। आई वाज द गनरी ऑफिसर ऑफ दैट शिप, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। हमने उनका सवाल भी किया, जहाज को लगा, फिर किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करके जहाज को सेव किया गया, और वो फिर अभी तक जब तक वॉर नहीं खत्म हुई वो बाहर ही रहे, फिर उसके बाद अंदर। तो ये दिस वाज एक्शन दैट was very very important कि आपके पास एक टैंकर था जिसको आपने सेव करना था, और उसके मिसाइल लगने के बाद भी हमने उस जहाज को बचाया। सर कल भारतीय अखबार है द प्रिंट, उसके अंदर एक एक्स इंडियन जर्नल है जो नॉर्दर्न कमांड को उसने हेड भी किया है, जनरल पनक, सिख ऑफिसर है। तो उसने बड़ा अपने वहां पे जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कहता है कि नो डाउट कि ये इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन आर्मी की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो है वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, जिसके ऊपर जो है रिजल्ट्स किए गए। सर उसमें वो कहते हैं कि क्योंकि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान जो है वो मॉनसून जो है वहां पे बड़े सख्त हिट करती है, तो इसके वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटी थी दिसंबर से लेके जो है मई तक, क्योंकि फिर जून के अंदर शुरू हो जाती है मॉनसून। सर डू यू थिंक कि ये जो जंग उन्होंने की, ये इसकी तैयारी जो है ये कुछ साल पहले शुरू नहीं हुई, बल्कि कई दहाइयों पहले उन्होंने शुरू कर दी थी? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मसला पैदा हुआ था तो वो उर्दू जबान का 48 में कायदे आजम की तकरीर के बाद बनना शुरू हुआ था, और अंडरग्राउंड हमारा दुश्मन जो है वो वहां पे आग लगा रहा था। और हम जानते, जिस तरह आज भी हम जानते हुए कुछ एनजीओ को काम करने दे रहे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने दे रहे हैं जिनका हमें पता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से वो इंडिया या किसी और मुल्क से फंडिंग ले रही है। तो क्या ये आग ग्रेजुअल भड़की
ये इसको एकदम भड़काया गया। एज अ ऑफिसर आपका इसके अब आप एनालाइज करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वेरी गुड, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आ रहा था इसके बाद कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाज़रीन को बताने के लिए कि ये ओवरनाइट प्लान नहीं था। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मानेकशॉ और गांधी का, इंदिरा गांधी का बड़ा पहले, ये अब तो अनक्लासिफाइड पेपर्स बॉडी मिल जाती है सब कि कब उनकी मीटिंग हुई और कैसे उन्होंने इसके ऊपर प्लान किया। बल्कि आपने जिसका रेफरेंस दिया, मैं कहूँ 1948 में जो कश्मीर में जो वाकया हुआ जहां उन्होंने जो कब्जा किया, उसमें भी मानिक शाही साहब इन्वॉल्व थे। आपको अगर आप पढ़ेंगे पता चलेगा, ही वाज अ मेजर आई थिंक एट दैट टाइम, जो इमीडिएटली बाय एयर दे ही वाज फ्लोन अलॉन्ग विद द मिनिस्टर। एक दो मिनिस्टर के नाम है, मैंने नाम ध्यान से निकल गया, जिनके साथ वो गए वहां असेसमेंट करने के लिए कि कश्मीर में क्या सिचुएशन है। और वहां से आने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि अगर इंडियन फोर्सेस को आप नहीं भेजेंगे तो कश्मीर विल नॉट बी विद यू। तो फिर एयरलिफ्ट की गई, टाइम बड़ा कम था। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ मानिक शाह, उन्होंने जो इंडियन ट्रूप्स से वो बाय एयर लिफ्ट किए और इमीडिएटली जाके जो आपके ऑपरेशंस चल रहे थे उनको उन्होंने वहां पर रुकावट दी और जो उसके लोकल रूलर के साथ आपने मिलकर इन्होंने उसको काम किया। तो ये 71 का किस्सा बिल्कुल आपका सही असेसमेंट है। ये ओवरनाइट नहीं था, ये 48 में हुआ, फिर 65 में हुआ। 65 में जो वॉर हुई तो ईस्ट पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं हुआ, बट दुश्मन ने पूरी उसकी असेसमेंट कर ली थी कि किस तरीके से इसको आपने हैंडल करना है। तो इवेंचुअली जब ये जो जुमला आपने इस्तेमाल किया मानसून का, ये उससे बड़ा आम था कि जो हम मार्च में पहुंच गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये पोर्शन जो थे ये वॉर के लिए और ऑपरेशंस के लिए मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगस्त में बड़ी हैवी मानसून आते हैं और खास करके समंदर के उनका प्लान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि थ्रू नेवल ब्लॉकेड चिटगांव को वो आइसोलेट करेंगे और उसके बाद अंदरूनी वाला यहाँ से फोर्सेस डिप्लॉय होके जाएंगी, वो दे विल मीट दी फोर्सेस जो कि ढाका को अटैक कर रही है। तो एक ग्रैंड पिंसर मूवमेंट था कि जो कि ये होना था, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि एक वन डिसीजन ऑफ द नेवल लीडरशिप, डिप्लॉयमेंट ऑफ सबमरीन देयर, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया बाय एंड दे वर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट और गो इनटू दी चिटगांव एरिया, और वहां से फिर आगे जाते। तो ये बहुत जरूरी था कि उन्होंने वो एनजीओ के जरिए और इसके जरिए जो पूरा सिनेरियो बिल्डअप किया था, इंटरनेशनल इमेज आपका दिया था कि जहां पर हमने वी बिकेम द एग्रेसर्स, कि हमारी वजह से इतने रेफ्यूजीज वहां पर चले गए हैं। इंडिया बेचारा बहुत ही परेशान है, उन रेफ्यूजीज को कैसे खाना खिलाएगा, क्या करेगा। और जो इमेज इंदिरा गांधी ने बिल्ड किया डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली, दुनिया की पूरी राय आमा जो थी वो आपके खिलाफ हो गई। यहाँ तक कि आपके जो बिगेस्ट एलाई है, जिसको मैं कभी एलाई नहीं समझता हूँ लेकिन हम लोग समझते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका जी 7th फ्लीट मूव करने वाली है, 7th फ्लीट आके ईस्ट पाकिस्तान में आपको बचाएगी और ये करेगी, वो कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सारा का सारा जो प्लान था उनका, डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन, पॉलिटिकल इमेज आपका खराब किया। तीसरी चीज आपको आउटविट कर दिया थ्रू दी प्लान्स एंड उनकी जो स्ट्रेंथ थी। तो विद रिजल्ट की आई विल एग्री विद यू कि ये ओवरनाइट नहीं था, ये एक बहुत ही सोचे समझे प्लान के तहत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आया। सर आखिरी सवाल, हम प्रोग्राम के आखिर में हिस्से में पहुंच चुके हैं। सर आपका क्विक कमेंट चाहिए। कुछ अरसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक तकरीब के अंदर बड़ा सीना निकाल के इंकशाफ किया। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। कि जो बांग्लादेश में गड़बड़ हुई, जो ईस्ट पाकिस्तान में गड़बड़ हुई, उसके अंदर मैं भी शामिल था और मैं मुक्ति योद्धा था और मेरी कंट्रीब्यूशन थे। सर एक तरफ तो हिंदुस्तान चीखे मारता है जब वो देखता है कि उसके हाथ से तहरीक आजादी कश्मीर निकल रही है, और दूसरी तरफ वही हिंदुस्तान और उसका प्राइम मिनिस्टर जो है इस बात को एडमिट करता है कि वो इन्वॉल्व थे, आतंकवादी वो दरअंदाजी करने में इन्वॉल्व थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के अंदर उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। सर वो क्या वजह है
कि कौम अभी तक इस चीज को समझ नहीं सकी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के एंटीथीसिस हैं। और जब तक हिंदुस्तानी लीडरशिप के दिमाग के अंदर से अखंड भारत और उनके दिमाग के अंदर से जो एक खन्नास भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ और अपने नेबर्स के खिलाफ, वो खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान हालत जंग से नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया था और उस पर जिक्र किया था, और मैं समझा था ये कि जब इन्होंने 2019 में यूएन से खिताब किया था और उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किए, जो आइडियाज पेश किए, उससे ये जाहिर हो गया था कि ही अंडरस्टैंड्स दैट इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड ये कश्मीर का मसला हल करना जरूरी है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि उसके ऊपर कोई खास पेशरफ्त नहीं की गई। उस जुमले को जो कि मोदी ने इस्तेमाल किया था कि हम लोग वक्ती तौर पर उस पर जागे थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वो चीज नजर नहीं आ रही। और ये बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है। आपको याद होगा कि जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो इंदिरा गांधी ने एक डींग मारी थी। उसने कहा कि हमने नजरिया पाकिस्तान को, हमने दो कौमी नजरिया को महीर अरब के अंदर सपोर्ट किया। लेकिन बदकिस्मती इंडिया की के नजरियात कभी खत्म नहीं होते, ना डूबते नहीं। पहले वो सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त मात है, आज उनकी दूसरी साइड पर बांग्लादेश नाम की इस्लामी रियासत मौजूद। और अगर आप रिसेंट हालात देखें, एनआरसी वगैरह की वजह से जो गमो गुस्सा बांग्लादेश के अंदर पैदा हुआ, वो इस चीज को जाहिर कर रहा है कि दो कौमी नजरिया कल भी जिंदा था और आज भी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर वो जिंदा है।